हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन की, और उसमें जो मेन स्पेशलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम विशेष शिक्षा का इतिहास पढ़ेंगे, और वो भी बौद्धिक विकलांग लोगों का। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पाश्चात्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की क्या पर्सपेक्टिव था। जो पहले हिस्ट्री थी पाश्चात्य काल में, तो उस समय पे तो जैसा कि आप देख रहे हो कि विकलांगता का पुराना इतिहास अस्पष्ट है, कि जो विकलांगता का इतिहास है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। सामाजिक जागरूकता न होने की वजह से इतिहासकारों ने विकलांगता अक्षमता के इतिहास को तरजीह नहीं दी थी। तो जैसे सामाजिक जागरूकता नहीं थी पहले के समय में, तो इसकी वजह से इतिहासकार थे जो, तो उन्होंने विकलांगता या अक्षमता को इतनी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी, तरजीह नहीं दी थी। तो इसका यही मीनिंग है कि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। तत्कालीन साहित्य का अध्ययन करने पर हमें विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की थोड़ी जानकारी अवश्य मिलती है। तो जो हम तत्कालीन साहित्य का अध्ययन करते हैं तब हमें विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो उसी को आज हम देखने वाले हैं। प्राचीन ग्रीस में राज्य परिषद के अधिकारी नवजात शिशुओं की जांच करते थे, और यदि वे दोषपूर्ण पाए जाते तो उन्हें समाप्त कर दिया जाता था। मतलब जब प्राचीन ग्रीस था तो वहाँ पे राज्य परिषद के जो अधिकारी होते थे वो ही नवजात शिशुओं की जांच करते थे, और उनमें अगर कोई भी कमी पाई जाती थी या उनको पता चल जाता था कि वो उनमें कोई विकलांगता है तो उनको वहीं पे मार दिया जाता था। अक्षमताग्रस्त शिशुओं के संदर्भ में शिशु हत्या प्रचलित थी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये शिशु हत्या प्राचीन काल से ही प्रचलित थी, जो कि प्राचीन ग्रीस में होती थी। फिर दूसरी शताब्दी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य में मनोरंजन के उद्देश्य से अक्षमताग्रस्त बालकों एवं व्यक्तियों को बेचे जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था कि शिशु हत्या होती थी, परंतु उसके बाद जब दूसरी शताब्दी आई तो वहाँ पे ऐसे जो बालक थे या व्यक्ति थे उनको बेचे जाने के प्रमाण मिलते हैं, मतलब ऐसे सबूत मिले हैं कि फिर उनको बेचा जाने लगा था। तो उसके बाद अगर हम बात करें 5वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य शिशु हत्या और विक्रय में थोड़ी कमी आई। तो जैसा आप देख रहे हो दूसरी शताब्दी तक था कि उनको बेच दिया जाना था और जो शिशु हत्या थी वो प्रचलित थी, पर जब 5वीं से 15वीं शताब्दी आई तो वहाँ पे शिशु हत्या भी और जो विक्रय मतलब बेचना था तो उनमें कमी आ गई थी, और अक्षमता युक्त व्यक्तियों बालकों के साथ मानवीय व्यवहार आरंभ हो गया था। जो एक मानवता के नाते उनके साथ व्यवहार होना चाहिए तो उसको आरंभ किया गया था, तो मानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाने लगा था। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय, तो सबसे पहले 12वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के राजा थे हेनरी द्वितीय ने कानून बनाया था, जो कि मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहारों पर रोक लगाने की कोशिश थी। तो जैसा पहले जो मानसिक मंद व्यक्ति थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, तो उसके ऊपर 12वीं शताब्दी में सबसे पहले इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी द्वितीय उन्होंने कानून बनाया और उस पर रोक लगाने की उन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद 1690 में जो जॉन लॉक है इनके द्वारा प्रतिपादित धारणा कि नवजात जो बच्चे हैं उनका मस्तिष्क जो टेबुला रसा, इसको टेबुला रसा को हम खाली स्लेट बोलते हैं, कि इनका जो मस्तिष्क होता है वो खाली स्लेट के समान होता है, ने मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रशिक्षण एवं जीवन शैली को संबोधित किया था। जॉन लॉक ने सर्वप्रथम मानसिक मंदता को मानसिक रोग से अलग बताया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मानसिक मंदता है और मानसिक रोग इन दोनों को एक ही माना जाता था पहले, बट जॉन लॉक ऐसे सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक मंदता और मानसिक रोग को अलग बताया था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में विशेष शिक्षा को शिक्षा की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। तो 18वीं शताब्दी में आके हम विशेष शिक्षा को शिक्षा की एक शाखा के रूप में मानने लगे थे। उससे पहले हम स्पेशल एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, पर 18वीं शताब्दी जैसे ही आई तो इसके बारे में अवेयरनेस होने लगी, और उसके बाद लोग जागरूक हुए, उनको
मालूम हुआ कि विशेष शिक्षा भी शिक्षा के क्षेत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हम सामान्य शिक्षा को देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इसको स्वीकार किया गया था। हालांकि यह विकलांग बालकों के अधिकार पर आधारित शिक्षा की बजाय उनके प्रति दया भाव अधिक था। मतलब चैरिटी बेस्ड थी ये, न कि उनके अधिकारों, राइट बेस्ड नहीं था। जब हमने विशेष शिक्षा की बात की थी तो वो भी चैरिटी बेस की बात की थी, न कि राइट बेस की। उनके अधिकारों पे ध्यान न देके दया भाव दिखाया गया था उनके ऊपर। यह समय था जब कई समाज सेवा करने वाली संस्थाएं और राज्य समर्थित विशेष विद्यालय खोले गए। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि एनजीओ खोली गई थी या विशेष विद्यालय खोले गए थे। विशेष शिक्षा की औपचारिक शुरुआत में फ्रांस के मनोचिकित्सक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड का नाम अग्रणी है। तो जो ये फ्रांस के मनोचिकित्सक थे जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड, इनका नाम सबसे अग्रणी है, जिन्हें प्राय विशेष शिक्षा के जनक के रूप में भी संबोधित किया जाता है। इनको विशेष शिक्षा के जनक के रूप में संबोधित किया जाता है कि विशेष शिक्षा का जो जनक है वो जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड को माना जाता है। 1799 ईस्वी में इटार्ड को फ्रांस के जंगलों में एक बच्चा मिला जिसे एवरोन का जंगली बालक के नाम से संबोधित किया। तो इसका नाम क्या था कि एवरोन का जंगली बालक कहा जाता था, इसको संबोधित किया जाता था। बाद में इसका नाम बदल के विक्टर रख दिया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड के बारे में और विक्टर के बारे में भी, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको और याद रखना है। 12 वर्ष के विक्टर को, जिसके सभी व्यवहार आदि मानव के समान थे, को शिक्षित करने की जिम्मेदारी इटार्ड को दी गई थी। तो ये 12 वर्ष के थे जब ये मिले थे और इनके व्यवहार थे जो वो मानव के समान ही थे, तो इनको शिक्षित करने की जिम्मेदारी इटार्ड को दी गई थी। 5 वर्ष के लगातार प्रयास के बाद इटार्ड विक्टर को सामान्य संप्रेषण कौशल एवं सामान्य सामाजिक व्यवहार सिखा पाने में सक्षम हो सके। देखो 12 वर्ष के थे तो 5 साल इन्होंने काम किया, जो इटार्ड थे इन्होंने विक्टर पे काम किया 5 साल, और 5 साल में सिर्फ ये इसको संप्रेषण कौशल मतलब आम बोलचाल की भाषा थी जो, और सामाजिक व्यवहार कुछ जो सामान्य से सामाजिक व्यवहार थे वो ही सिखा पाए। परंतु श्रम के अनुपात में सफलता नहीं मिल पाई। जितनी मेहनत इन्होंने इनके ऊपर की थी, जैसा कि बताया गया यहाँ पे श्रम के अनुपात में, मतलब जितनी मेहनत इन्होंने इनके ऊपर की थी उतना नहीं सिखा पाए, बट फिर भी इन्होंने इनको संप्रेषण कौशल और सामाजिक व्यवहार जरूर सिखा दिए थे जो सामान्य होते हैं। इटार्ड के इन प्रयासों ने पूरे यूरोप को मानसिकमंद बालकों के शिक्षण के प्रति उद्वेलित कर दिया। तो जो इटार्ड के ये प्रयास थे, इनके बाद जागरूकता फैलने लगी और यूरोप में जो मानसिकमंद बालक थे उनको शिक्षित किए जाने के फिर जागरूकता हुई उसके प्रति और उनको शिक्षित किया जाने लगा। इनके बाद जो इटार्ड के शिष्य हैं सेंगुइन ने मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को शिक्षा के प्रति सव्या को समर्पित कर दिया। तो इटार्ड के बाद जो इनके शिष्य थे सेंगुइन, इन्होंने भी इसी फील्ड में काम किया। जो अक्षमता से युक्त बालक थे उन्हीं की शिक्षा के प्रति इन्होंने सव्या को समर्पित कर दिया था और विशेष शिक्षा की जड़ों को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जनक थे गैस्पर्ड वो इटार्ड, और उसके बाद जो इनके शिष्य सेंगुइन थे इन्होंने भी इसकी जड़ को मजबूत बनाने में अपना बहुत सारा योगदान दिया था। सेंगुइन द्वारा विकसित सेंगुइन फार्म बोर्ड, जो ये इन्होंने विकसित किया था खुद ही फार्म बोर्ड, तो आज भी छोटे बच्चों की बौद्धिक अक्षमता के आकलन में प्रयुक्त किया जाता है। ये इन्होंने टूल बनाया था जो बच्चों की बौद्धिक अक्षमता का आकलन करने में प्रयुक्त किया जाता है और इसका यूज आज भी हम कर रहे हैं। सेंगुइन ने मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा के लिए एक विस्तृत विधि का विकास किया जिसे उन्होंने शरीर क्रियात्मक विधि का नाम दिया। तो इन्होंने एक विधि का भी विकास किया जो मानसिक मंद या बौद्धिक अक्षम बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए, जिसका नाम इन्होंने दिया शरीर क्रियात्मक विधि। सेंगुइन के द्वारा विकसित विशेष शिक्षा की इस विधि में संवेदी प्रशिक्षण शामिल थे। तो जो ये विधि बनाई थी इन्होंने शरीर क्रियात्मक विधि, इसमें जो ये सिखाते थे वो था संवेदी प्रशिक्षण। तो संवेदी जो हमारी सेंसेस है, जैसे दृष्टि है, श्रवण है, आंखों और हाथों का समन्वय है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इन सब पे काम किया जाता था इसमें। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, इनका प्रशिक्षण दिया जाता था।
सन 1850 में सेंगुइन यूएसए चले गए और वहाँ मानसिक मंदा बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में अपना योगदान दिया। तो 1850 में ये जैसे ही यूएसए गए वहाँ भी इन्होंने अपना काम इसी पे किया कि जो मानसिक मंद या बौद्धिक अक्षमता से युक्त बालक हैं उनकी शिक्षा के ऊपर इनका सबसे मेन कार्य था। सन 1876 में सेंगुइन ने एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इडियोटिक एंड फीबल माइंडेड पर्सन्स तो की स्थापना की थी। ये एक इन्होंने एसोसिएशन बनाई थी कि जिसका नाम इन्होंने बताया एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इडियोटिक एंड फेबल माइंडेड पर्सन की स्थापना की थी। बाद में यह संस्था मानसिक मंदा में काम करने वाली विश्व की अग्रणीय संस्था बन गई। देखो वैसे तो मतलब इसका नाम बहुत बड़ा है, याद करने में कठिनाई हो सकती है, पर जैसा कि आप इम्पोर्टेंस के माध्यम से देख सकते हो कि ये विश्व की अग्रणीय संस्था थी जो मानसिक मंदा के क्षेत्र में काम कर रही थी उस समय पे, तो इसलिए आपको इसका नाम याद करना है। तो क्या पता ये कहीं भी अगर आपके कंपटीशन के पेपर में भी ये आ सकता है, क्योंकि हम बीएड या डिप्लोमा लेवल की ही तैयारी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे देखें तो कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए ये कंपटीशन के हिसाब से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा आप। और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन जैसे परिवर्तित नामों का सफ़र तय करते हुए अब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के नाम से जानी जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जिसको आप आज के समय में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बोलते हो, उसके पहले कितने नाम चेंज हो चुके हैं। सबसे पहले इसको एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर आइडेटिक एंड फेबल माइंडेड पर्सन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाने लगा, और आज के समय में इसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी टर्म्स आपको याद रखनी है, क्या पता ये सीरियल वाइज लगानी आ भी जाए, तो आप याद रख सकते हैं कि किसके बाद कौन सा नाम रखा गया और फिर जो वर्तमान समय है उसमें हम क्या बोलते हैं। 19वीं सदी का प्रारंभिक भाग मानसिक मंदा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1905 में विश्व का पहला बौद्धिक परीक्षण जो बीने एव साइमन ने विकसित किया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बौद्धिक परीक्षण था सबसे पहले बीने एव साइमन ने विकसित किया था और वो 1905 में किया गया था। मानसिक मंदा की पहचान में क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो जैसे ही ये विकसित हुआ था उसी के साथ जो मानसिक मंदा के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई थी, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन की जहाँ पे हमें ज़रूरत थी कि बच्चों को जितना जल्दी अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो इससे संभव हुआ था कि बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व अस्थिर हो गया। फलतः राज्यों की ओर से विकलांगता में काम कर रहे संस्थाओं के अनुदान में एक तरफ कटौती की गई और दूसरी तरफ युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों व्यक्ति विकलांग होकर घर लौटे। तो जैसे ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध आया तो जो अनुदान मिल रहा था संस्थाओं को, तो वो उनमें कमी कर दी गई एक तरफ। दूसरी तरफ युद्ध में जो भी घायल हो रहे थे, जो लोगों को मतलब दुर्घटना हो रही थी वहाँ पे, और विकलांगता का जो परसेंटेज था वो बढ़ रहा था, तो अपोजिट हो रहा था कि अनुदान घट रहा था और विकलांगता बढ़ रही थी। इन कारणों की वजह से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना की गई और विकलांग व्यक्तियों की बड़ी बड़ी संस्थाओं में एक साथ रखे जाने लगे, क्योंकि जैसे जैसे संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी तो उनका एरिया भी बढ़ा दिया जाने लगा। 5-5, 6-6 हज़ार व्यक्ति एक संस्था में रखे जाने लगे, जहां बुनियादी सुविधाओं की भी पर्याप्त कमी थी, परंतु वहां पे बुनियादी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, अभी तक उनकी पर्याप्त कमी थी। सन 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने प्रेसिडेंट कमेटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन गठित किया। तो जो 1962 था उसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने, जॉन एफ कैनेडी ने प्रेसिडेंट कमेटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन गठित किया था, जिसका उद्देश्य था मानसिक मंदा युक्त व्यक्तियों के जीवन स्तर की समीक्षा करना। इस दौरान कुछ लोग डेनमार्क, स्वीडन आदि देशों में बड़ी बड़ी संस्थाओं में हो रहे मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध सामने आए और इन सभी के संयुक्त प्रयासों ने विसंस्थानीकरण की नींव रखी। तो
कुछ ऐसे देश थे जो इनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, उनके लिए खड़े हुए और उन्होंने अपने सभी देशों ने मिलकर संयुक्त प्रयासों ने विसंस्थानीकरण की नींव रखी थी। विसंस्थानीकरण एवं समुदाय आधारित आंदोलन के प्रमुख अग्रणी नेताओं में नील्स एरिक, बैंक माइकेलसन, वुल्फ वुल्फेंसबर्गर, बेंजट नीरजी आदि प्रमुख थे। तो ये जो नेता थे ये प्रमुख थे इनके, जो कि विसंस्थानीकरण एवं समुदाय आधारित आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बैंक मिकेलसन को सामान्यीकरण की अवधारणा का जनक माना जाता है। जो सामान्यीकरण की अवधारणा है उसका जनक माना जाता है बैंक मिकेलसन को। इसके पश्चात सन 1975 में विकलांग व्यक्तियों के वैश्विक अधिकारों की घोषणा की गई। तो जो विश्व स्तर पर इनके अधिकारों की घोषणा की गई थी वो 1975 में की गई थी। और अमेरिका में सभी विकलांग बालकों के लिए एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट 1975 पारित किया गया। तो जो ये एक्ट था एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट 1975 में पारित किया गया था और ये अमेरिका में पारित किया गया था। तदनुसार सामान्य विद्यालयों के दरवाजे विकलांग बालकों के लिए भी खोल दिए गए। तो इसके पश्चात जितने भी जो जर्नल स्कूल थे उनके जो दरवाजे थे विकलांग बालकों के लिए खोल दिए गए थे। जैसा कि आप देख रहे हो कि 1975 में ये बात की गई थी और अभी तक भी हम संघर्ष करते हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको सामान्य विद्यालय में एडमिशन दिलवाने के लिए। अगर आप कहीं पे एज ए स्पेशल एजुकेटर काम करोगे तब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आज के समय में भी सामान्य विद्यालय में किसी भी विकलांग छात्र का एडमिशन करवाना बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में भी उनको मना कर दिया जाता है एडमिशन के लिए, और जबकि ये एक्ट 1975 में आ चुका है। तत्पश्चात आए कानूनों यथा विकलांग बालकों के अधिकार से संबंधित सलमान का कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने सभी अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में वैश्विक क्रांति ला दी। तो इसके बाद जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, चाहे उनमें सलमान का हो या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो, इन सभी ने जितने भी अक्षमता युक्त बालक हैं उन सब की शिक्षा में वैश्विक क्रांति ला दी है। बट इन सब एक्ट के बाद भी आज तक भी हम बहुत सारी जगह पे संघर्ष करते हैं कि विकलांग बच्चों को एडमिशन दिलवाने में, क्योंकि अभी तक भी जो सामान्य विद्यालय हैं उनको एडमिशन देने में संकोच करते हैं और उनको मना तक कर दिया जाता है। अब आगे हम देखते हैं जो भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि अभी तक हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पे, बट अब हम देखते हैं नेशनल लेवल पे जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। भौतिक अक्षमता मानसिक मंदता का भारतीय इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता। तो इसका इतिहास अगर हम देखें मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में विकलांगता मानसिक मंदता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। जितने भी भारत के धार्मिक ग्रंथ हैं तो उनमें हमें ये विकलांगता मानसिक मंदता के साक्ष्य मिलते हैं। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व रामायण काल में रानी कैकेयी की दासी जो मंथरा थी, आप सभी जानते हैं मंथरा को, देखा भी होगा अपने रामायण में, तो वो मानसिक मंदता के उदाहरण है, जो अपनी अल्प बौद्धिक क्षमता के कारण इधर उधर की बातों से जल्द प्रभावित हो जाती थी। उसके अलावा अगर हम रामायण काल के बाद महाभारत काल की बात करें तो मानसिक मंदता विकलांगता का विवरण उपलब्ध है। महाभारत कालीन युग में कृष्ण की दासी, जो कृष्ण की दासी थी कुब्जा, और विद्वान अष्टावक्र दोनों ही अस्थि विकलांगता के उदाहरण माने जा सकते हैं। तो ये दोनों अस्थि विकलांगता मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के उदाहरण माने जाते थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व महान भारतीय अर्थशास्त्री चाणक्य ने अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी चाणक्य ने, जो कि 4वीं शताब्दी में जितने भी उनके लिए अपमानजनक शब्दों का यूज होता था उन पे प्रतिबंध लगा दिया था और इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया था। तो इन्होंने उसके साथ साथ प्रतिबंध लगाने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान किया था। लगभग 1वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारतीय राजा अमरशक्ति के 3 बच्चे वासु शक्ति, अगर शक्ति और अनेक शक्ति मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता युक्त माने जा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो थे इनको पढ़ने लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए ये बौद्धिक अक्षमता के जो
बौद्धिक अक्षमता युक्त माने जा सकते हैं, जो सामान्य शिक्षण विधियों से सीख नहीं पाए। तो इनको जब सामान्य शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाता था तो ये पढ़ नहीं पाते थे। फलतः राजा के दरबारी पंडित विष्णु शर्मा ने उन्हें राजनीति का ज्ञान करवाने के लिए पंचतंत्र की रचना की। जैसा कि आप सभी ने नाम सुना होगा कि पंचतंत्र जिसकी रचना की गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा, तो ये उनके लिए ही की गई थी कि उनको राजनीति का ज्ञान करवाया जाए, जो विश्व की प्रथम विशेष शिक्षा की किताब मानी जाती है। तो आप सब देख सकते हैं कि पंचतंत्र को हम विशेष शिक्षा की किताब मानते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे कि जिनको नहीं पता होगा, पंचतंत्र के बारे में हम सब ने सुना होगा, बट आप सभी को ये नहीं पता होगा कि इसको प्रथम विशेष शिक्षा की किताब भी माना जाता है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में आएंगे, और ये डीएड, बीएड और एमएड वालों के लिए तो है ही टॉपिक, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में ये टॉपिक पढ़ा जाता है। साथ के साथ ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ध्यान में रखकर बनाया गया। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा हमारा पढ़ाना, और साथ के साथ आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको आप तक ये कंटेंट पहुंचाने के लिए और आपकी तैयारी को दुरुस्त करवाने के लिए। तो इसलिए आपके भी सहयोग की आवश्यकता है कि आप भी हमें सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आगे देखते हैं। बौद्धिक धार्मिक ग्रंथों में विकलांगता, मानसिक मंदता को पिछले जन्मों के पापों का परिणाम बताया गया है। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो मानसिक मंदता या विकलांगता है उसको पिछले जन्मों के पापों का परिणाम बताया गया। प्राचीन ग्रंथ जो मनुस्मृति है उसमें मनु ने भी उद्धृत किया है कि पूर्व जन्मों में किए गए अपराधों के फलस्वरूप आदमी विकलांगताओं को भोगता है और उसका प्रायश्चित करता है। तो जो मनु थे उन्होंने भी यही बात बोली है अपनी मनुस्मृति में कि जो विकलांगता है वो पिछले जन्मों का जो हमारा पाप है तो वो है, और उसको अगले जन्म में प्रायश्चित करते हैं। प्राचीन काल में विकलांग बालकों को जीने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके परिणाम मिलते हैं कि प्राय विकलांगताग्रस्त शिशुओं की हत्या कर दी जाती थी। जैसे हमने पहले भी बताया आपको कि जो विकलांगता से ग्रस्त थे उनकी हत्या कर दी जाती थी। यदि विकलांग व्यक्ति जीवित रह जाते थे तो भी उनकी शिक्षा एवं अन्य ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता था, और ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों को पागल की श्रेणी में माना जाता था। तो उनको पागल बोला जाता था और उनकी श्रेणी में रखा जाता था। यदि मानसिक मंदता विकलांगता के अध्ययन वैज्ञानिक भारतीय इतिहास की बात की जाए तो यह अत्यंत संक्षिप्त है। विकलांगता अक्षमता से संबंधित पहला भारतीय कानून, देखो जो पहला भारतीय कानून आया था वो 1912 में आया था, 1912 में आया था, इंडियन लुनासी एक्ट। तो सबसे पहले जो भारत में एक्ट आया था, और अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए पहला कानून अस्तित्व में आया। तो मतलब ये 1912 में इंडियन लुनासी एक्ट आया था, जो वो सबसे पहला कानून अस्तित्व में आया था भारत में। इंडियन लुनासी एक्ट 1912 ने मानसिक मंदता और मनोरोगों को समान मानते हुए उनके लिए समान मानक एवं समान मानदंड तय किए थे। तो इन्होंने जो मानसिक मंदता है और मानसिक रोग है दोनों को समान माना था और दोनों के लिए समान मानक एवं मानदंड रखे थे। इसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद मानसिक स्वास्थ्य कानून 1987 में आया। तो देख सकते हो आप 1912 से के बाद 1987 में दूसरा एक्ट आया था जो मानसिक स्वास्थ्य कानून था, मेंटल हेल्थ एक्ट भी बोलते हैं हम इसको। तो ये 1987 में आया था, जिससे मानसिक रोग और मानसिक मंदता को अलग तो मान लिया, परंतु मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया। तो इसमें दोनों को अलग जरूर मान लिया गया था, पर इनके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। तो इसके पूर्व जब कोठारी कमीशन की हम बात करते हैं, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर 1974 में समेकित शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। 1984 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना सिकंदराबाद में की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए कि जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है सिकंदराबाद में, तो NIMH, वो उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसके बाद NPE आई थी 1986 में। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद कानून आया जो कि 1992 में आया।
विकलांगजन अधिनियम आया था जो 1995 में, उसमें बात की गई थी समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और अधिकारों की रक्षा के बारे में। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया। तो ये सब कानून बनाए गए और अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। तो ये देख सकते हो आप, इंडिया में जो जो काम हुआ है विकलांग जो अक्षमता युक्त बालक हैं उनकी शिक्षा के ऊपर, तो जितने भी एक्ट आए हैं इन सब में बात की गई है जो भी विकलांगता से युक्त बालक है उनकी शिक्षा को लेके। तो सब के सब एक्ट में बोला गया है कि हमें सभी बच्चों के समान अवसर देना है, पूर्ण भागीदारी करनी है उनकी, और उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। परंतु अभी तक भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है, जबकि RPWD एक्ट 2016 भी आ चुका है, उसके बाद भी हम इन सब चीज़ों को पॉसिबल नहीं कर पाए हैं। आगे हम देखते हैं मानसिक मंदता की परिभाषा का भारतीय परिप्रेक्ष्य। भारत में मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास ज़्यादा पुराना नहीं है। पहली बार विकलांगजन अधिनियम जो PWD एक्ट आया था 1995 में मानसिक मंदता को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मानसिक मंदता का तात्पर्य मानव मस्तिष्क के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास से है, कि इनका जो मस्तिष्क का विकास है वो अपूर्ण होता है, पूरी तरह से नहीं होता, जो सामान्य अधोसामान्य बौद्धिक अक्षमता के रूप में परिलक्षित होता है। भारतीय संदर्भ में दी गई मानसिक मंदता की यह परिभाषा अत्यंत पुरानी प्रतीत होती है और अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं से इसकी तुलना करें तो अधूरी प्रतीत होती है। तो जब हमने इसका कंपैरिजन किया जो इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेशन दी गई हैं उनसे, तो ये अधूरी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ बताया गया कि जो मस्तिष्क का विकास है वो ही अपूर्ण होता है, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं कहा गया। तो इसकी तुलना की तो अधूरी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता के निदान के लिए अनुकूलीय व्यवहार का सीमित होना समाहित नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि हाँ, हमारा जो मस्तिष्क का विकास है वो अवरुद्ध होता है, पर इसमें जो हमारी अनुकूलीय व्यवहार है जो वो सीमित रहता है उसकी बात नहीं की गई है। इसमें बौद्धिक अक्षमता को मानसिक मंदता का नैदानिक मानदंड माना गया है जो अपर्याप्त है। सिर्फ सीमित वर्तमान में इस कानून में संशोधन की बात चल रही है, परंतु अब जैसे संशोधन हो चुके हैं उसके बाद नई डेफिनेशन आ चुकी है, उसमें इस चीज़ को भी शामिल किया गया कि जो हमारा अनुकूलीय व्यवहार होता है वो सीमित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सामान्य अंधविश्वास और सच्चाई के ऊपर, कि कौन कौन से अंधविश्वास हैं भारत में और उनकी सच्चाई क्या। यद्यपि विगत दशकों में मानसिक मंदता के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, परंतु अभी भी प्राय मानसिक मंदता को मानसिक रोग समझा जाता है। मानसिक मंदता और मानसिक रोग दो भिन्न संकल्पनाएं अवस्था हैं। इस संदर्भ में भारत में कानूनी विकास का अध्ययन बड़ा दिलचस्प होगा। भारत में आज़ादी से पूर्व इंडियन लुनासी एक्ट जो 1912 में आया था, इस कानून के तहत मानसिक मंदता और मानसिक रोग दोनों को समान माना गया और समान प्रावधान किए गए। यह कानून स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 4 दशक बाद भी लागू रहा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। मानसिक मंदता को मानसिक रोग से अलग मानकर दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए, परंतु भारत में 1986 तक दोनों में कोई कानूनी अंतर नहीं किया गया। तो जैसा कि हमने बताया था 1987 में जो मानसिक मंदता एक्ट आया था, मेंटल हेल्थ एक्ट, तो उसके बाद इन दोनों को अलग माना जाने लगा था। 1986 तक दोनों को एक ही माना जाने लगा था। उसके बाद 1987 में पहली बार मानसिक रोग और मानसिक मंदता से अलग माना गया। तो जो एक्ट आया था मेंटल हेल्थ एक्ट, उसमें इनको अलग माना गया था। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के तहत मानसिक रुग्णता के लिए अलग प्रावधान बनाए गए। यहाँ पर भी मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता को अलग अलग मान तो लिया, पर प्रावधान भी बना दिए सिर्फ मानसिक रोग के लिए। उपरोक्त कानून से मानसिक मंदता को पूरी तरह से अलग रखा गया। जो मानसिक मंदता थी उसको बिल्कुल अलग रखा गया, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाए गए। मानसिक मंद बालकों को सम्मिलित करते हुए भारत में पहला कानून बना वह है विकलांगजन अधिनियम 1995। तो सबसे पहले जो विकलांग लोगों को लिए कानून बना था वो था हमारा PWD एक्ट 1995, जिसमें मानसिक मंदता की कानूनी परिभाषा के साथ ही उनके लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए थे। तो इसमें इनके लिए प्रावधान किए गए थे जो कानूनी थे इनके।
आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पागल कहा जाना एवं माना जाना आम बात है। इसके अलावा भी मानसिक मंदता के प्रति विभिन्न भ्रांतियाँ मंदता बुरी आत्माओं के प्रभाव की वजह से होता है। मानसिक मंदता झाड़ फूक से ठीक हो सकती है। शादी कर दिए जाने के बाद मानसिक मंदता ठीक हो सकती है। मानसिक मंदता एक छुआछूत का रोग है जो साथ बैठने, साथ खेलने आदि से किसी को भी हो सकता है। मानसिक मंदता माँ बाप के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है आदि। मान्यताओं का जो ये सब मान्यताएं हैं तो ये सब बताया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अनपढ़ मतलब अभी भी जहाँ पे शिक्षा की कमी है, वहाँ पे ऐसी जो मान्यताएं हैं वो हैं कि जो मानसिक मंद बच्चे हैं या विकलांग बच्चे हैं उनके पीछे। आप सहमत होंगे कि इस वैज्ञानिक युग में उपरोक्त मान्यताओं का कोई आधार नहीं। मानसिक मंदता न तो बुरी आत्माओं के प्रभाव से होती है और न ही झाड़ फूक से उसे खत्म किया जा सकता है। मानसिक मंदता एक मानसिक अवस्था है, कोई छुआछूत का रोग नहीं कि मानसिक मंद व्यक्ति को छूने, साथ खेलने या बैठने से किसी को हो जाए। मानसिक मंदता के बहुत सारे संभावित कारणों का पता लगाया जा चुका है और बच्चों में मानसिक मंदता का माँ बाप के पिछले जन्म के कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जितने भी आधार हैं इसके पीछे उनकी कोई सच्चाई नहीं है, तो सब वो ऐसे ही बताए जाते हैं। उसके बाद हम अगर सारांश में देखें तो प्राचीन समय में प्राय विकलांगता युक्त बालकों का जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता था। फ्रांसीसी चिकित्सक इटार्ड एवं उनके शिष्य सेंगुइन के प्रयासों ने मानसिक मंद युक्त बालकों की शिक्षा की नींव रखी। बाद में मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, विकलांग बालकों के अधिकारों की घोषणा, सलेमानका एक्ट कॉन्फ्रेंस जो 1994 में, UNCRPD जो 2008 में आया, ने विकलांग बालकों के शिक्षा की ओर पूरे विश्व को प्रेरित किया। ये नेशनल ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी वो इंटरनेशनल थी, तो पूरे विश्व को प्रेरित किया था इन्होंने। उसके अलावा अगर हम बात करें भारत में जो PWD एक्ट आया 1995, उसके बाद NT एक्ट आया, राष्ट्रीय न्याय कानून जो 1999 में आया था। उसके बाद अगर हम बात करें RCI की जो स्थापना हुई थी 1992 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, और शिक्षा का अधिकार कानून आया था 1992 में। इन सब ने जो विकलांग युक्त बालक है उनकी शिक्षा से संबंधित प्रावधान बनाए गए और उनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए इन्होंने उनके कानूनी अधिकारों की तरफ लोगों का ध्यान बताया कि जो हम इनके लिए प्रावधान बना रहे हैं वो कोई दया भाव के आधार पे नहीं बना रहे, वो इनके कानूनी अधिकार हैं और जो इनको दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और हमने कोशिश की है कि आप सभी को अच्छे से समझ आए और एक एक पॉइंट हमने बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर फिर भी आपका कोई डाउट बच गया है कहीं पे भी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएँ। और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और साथ में अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। थैंक यू।